गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। सफरी सौदागर सुलेमान के साथ आजकल हम लोग चीन के सफर पर हैं। चीन यात्रा की 5वीं कड़ी है। अगले एपिसोड में हम चीन से बाहर निकलकर श्रीलंका का रुख करेंगे। सफरी सुलेमान के साथ साथ हम निकलें सफर पर, इससे पहले एक काम पूरा कर लें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी और सब्सक्राइबर वाला बटन दबा दें। और अगर सफरी सुलेमान के दूसरे रोचक रोमांचक एपिसोड देखना सुनना चाहते हैं तो इसके पिछले सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सफर शुरू होता है सम्राट की बात से। सुलेमान बताता है कि चीन में सबसे बड़ा अधिकारी हाकिम होता है और सारे हाकिमों से ऊपर वहां का सम्राट होता है। सम्राट महीने में केवल एक दिन आम जनता के सामने आता है, महल से बाहर निकलता है, वो भी थोड़े से समय के लिए। सम्राट का कहना है कि लोग अगर मुझे हमेशा देखा करेंगे तो मुझे भी साधारण मनुष्य जैसा समझ लेंगे। राजकाज बिना रौब दाब तथा ताकत के कायम नहीं रहा करते। साधारण लोगों में यह बुद्धि नहीं होती कि वे न्याय को, राजसत्ता को सही तरीके से समझ सकें। इसको देखते हुए यह करना बहुत जरूरी है कि जनता और राजा के बीच दूरी बनी रहे, सीधा संवाद न हो, लोगों की नजर में राजा की अहमियत बनी रहे, हमारा जलवा कायम रहे, प्रताप बना रहे। सम्राट ने अपनी न्यायप्रियता और जनता के प्रति अपना बहुत ख्याल रखने वाला दिखाने के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था कर रखी थी। उसने महल के भीतर एक घंटा लगवा रखा था जिसकी रस्सी बाहर रहती थी। न्याय पाने के लिए कोई भी वह रस्सी कभी भी खींच सकता था। किसी के ऐसा करने पर यानी रस्सी खींचने से घंटा महल में बजता था। लोग कहते थे कि यह सम्राट के सिर पर बजता है। इसके बाद उस पीड़ित को भीतर आने की इजाजत दी जाती थी और उसी समय वो अपना हाल बयान करता था, अपने ऊपर हुए अत्याचार को प्रकट करता था। केवल सम्राट के वहां ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में हर हाकिम के वहां ऐसी व्यवस्था है। जहांगीरी घंटा से लेकर हिंदुस्तान में पौराणिक कथाओं तक में इस तरह के न्याय वाले घंटे का विवरण दर्ज है। चीन में अगर ऐसा कुछ था तो बहुत अचरज वाला तो नहीं है। खैर, अब सुलेमान आगे बताता है कि यहां एक अजब बात देखी कि सम्राट इतना ताकतवर होते हुए और बहुत बड़े देश का सम्राट होते हुए भी भारत से बहुत भय खाता है। चीन की सीमा से भारत के जो राज्य लगे हुए हैं उसमें चीन के दूत सालाना आते हैं, जबकि इन राज्यों के दूत भी वहां जाते हैं। जब भारत के दूत वहां जाते हैं तो चीन डरा रहता है। सुलेमान यहां पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर रहा है। वहां के लोग देखने में भी चीनी जैसे लगते थे और जैसा उसने आगे बताया है तो उससे वो लोग खौफ खाते थे। जब भारत के दूत वहां जाते हैं तो चीन डरा रहता है कि कहीं वहां के लोग किसी बहाने यहां अधिकार न जमा लें। तब जबकि चीन और भारत के बीच ऊंचे ऊंचे पर्वत और बहुत दुर्गम पहाड़ी घाटियां हैं। सफर के दौरान मैंने पाया कि हर सफरी को यात्रा के दौरान 2 तरह के कागजात, दस्तावेज या परवाने साथ रखने पड़ते हैं। एक तो राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और दूसरा इस बात का सरकारी परवाना कि आपके पास यात्रा के दौरान क्या क्या माल असबाब साथ है। ये 2 परवाने राहदारी के लेने ही पड़ते हैं। उनमें से एक तो हाकिम से लेना होता है और दूसरा विशेष अधिकारी। हाकिम का परवाना कहां से कहां और किस रास्ते जा रहे हैं इसका होता है। उसमें यात्री का नाम, उसके साथी का नाम, उसकी तथा उसके साथी की आयु तथा कुटुंबियों का परिचय। अब सफरी चाहे चीन का हो, चाहे अरब देश का हो या फिर किसी और जगह, उसके लिए ये जरूरी है कि वह अपने विषय में उन सब बातों को बतलावे जिसको वो जानता है। विशेष अधिकारी के परवाने में लिखा होता है कि यात्रा करने वाले यात्री के पास कितना धन है और इसके अलावा क्या और कितना किस तरह का माल है। इसकी जरूरत इस वजह से पड़ती है कि सीमांत स्थानों में ये परवाने देखे जाते हैं। मतलब सीमांत स्थान पर जब कोई पहुंचता है तो वहां ये लिखा जाता है कि अमुक का पुत्र अमुक हमारे यहाँ अमुक दिन पहुंचा। माल असबाब का परवाना कटा होने से कोई आदमी दूसरों की संपत्ति नहीं ले सकता। कोई मनुष्य दूसरे की संपत्ति लूट नहीं सकता और ना किसी की संपत्ति कहीं खो सकती। ये व्यवस्था इस मामले में बहुत कारगर साबित हुई। यदि किसी का कुछ माल चला जाता है या फिर कोई यात्री मर जाता है तो माल कहाँ गया उसका पता लग जाता है और ये फिर वापस मिल जाता है। मिला माल सफरी को या फिर उसके न रहने पर अथवा यात्री के मरने पर
उसके वारिसों को वापस कर दिया जाता है। चीन में एक और जबरदस्त व्यवस्था मैंने, ये राजकाज की ओर से जनता के सेहत, स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था मैंने किसी दूसरे देश में नहीं देखी। चीन में शहर, कस्बे, गांव में जगह जगह 10 हाथ लंबा एक पत्थर गड़ा रहता है। उस पर चांदी के अक्षरों में औषधियां, दवाइयों का वर्णन हुआ करता है। बताया रहता है कि अमुक रोग में अमुक औषधि उत्तम है। यदि कोई मनुष्य इतना गरीब हो कि वो अपनी दवा न बना सके, यानी अपनी औषध का इंतजाम अपने बूते न कर सके, बनी दवा का दाम न दे सके, तो राजकोष से उसकी दवा का मूल्य अदा कर। चीन में गरीबों से कोई कर नहीं लिया जाता। अमीर लोगों से उनकी संपत्ति और धन के मुताबिक एक प्रकार का कर अवश्य वसूल किया जाता। ये कर कुछ कड़ाई से वसूला जाता है। चीन में जब किसी के वहां कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो सम्राट के वहां उसका नाम लिख लिया जाता है और फिर उसके 18 साल के हो जाने के बाद उससे टैक्स लिया जाने लगता है। ये सिलसिला उसके 80 बरस के होने तक चलता है। 80 साल के होने के बाद उससे टैक्स लेना बंद कर दिया और राज्य से उसकी अच्छी खासी पेंशन बच जाती है। चीन के बादशाहों का कथन है कि जब जवानी की अवस्था में उसने हमको धन दिया है, तो बुढ़ापे में उसे क्यों न इतना धन दिया जाए कि वो आराम से बुढ़ापा काट सके। तो इस एपिसोड में यहीं तक। अगले एपिसोड में भी हम साथ में रहेंगे सफरी सुलेमान के और सुनेंगे वहां के हाकिमों की अजब गजब किस्से और देखेंगे वहां की न्याय व्यवस्था तथा शिक्षा व्यवस्था के हाल चाल। तो चलिएगा, अगले एपिसोड में हमारे साथ सफरी सुलेमान के सफरनामे की 6ठी किस्त और उसके बाद हम लोग चलेंगे श्रीलंका। तो अभी फिलहाल अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिए जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।